हेलो मेरे वीरों, जवानों, मेरे ऑफिसर्स। आपका फिर से स्वागत है एक बार फिर इस अमेजिंग वीडियो में। ये जो वीडियो होने वाली है हमारी, इसमें हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। न केवल आर्मी के लिए बल्कि सीआईएसएफ, कांस्टेबल वगैरह, इसके अलावा सीआरपीएफ जैसे एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सी क्वेश्चन रहेंगे। ये जो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं ये अभी तक हमारे जितने भी एग्जाम हो चुके हैं ना, खासकर इस 2026 में जो शिफ्ट चल रही है आर्मी की, उनके जो कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं उनके बेस पर ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको लास्ट तक इन क्वेश्चंस को देखना है और साथ ही रिव्यू देना है कि कैसे लगे। अगर एग्जाम जब देकर आओगे आप तो उसके बाद में आकर भी बताना है कि क्या क्वेश्चन आए या नहीं आए, और अगर आए तो किस थीम से आए, इस थीम से आपकी हेल्प हो पाई या नहीं हो पाई। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपके एग्जाम्स पास में है, आपके पास भी वक्त बहुत कम है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फिल्म पेन लगा लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो अक्टूबर 2023 में अमेरिका के मैरीलैंड के अनावरण किए गए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का संबंध किससे है। ये करंट से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो B.R. अम्बेडकर, हमारे जो देश के, जो कि अमेरिका में बनाया गया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। और है कौन, किसका बनाया गया है, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो भारत के बाहर जो B.R. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसे अमेरिका के मैरीलैंड में स्थापित किया गया है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम दिया गया है, जो भीमराव अम्बेडकर साहब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो है वर्ष 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। तो ये 2023 के G20 शिखर की बात कर रहा है। तो उसकी मेजबानी किसने की थी, तो भारत ने की थी। वहीं तो अगर 2024 की पूछे इससे संबंधित, तो वो की थी रूस के द्वारा की गई थी। और 2025 में जो हुआ है वो ब्राजील के द्वारा किया गया है, ब्राजील के द्वारा G20 शिखर का 2025 में। 26 का जो होने वाला है G20 की मीटिंग, वो होने वाली है यूएसए के अंतर्गत होने वाली है। 2026 की G20 की मीटिंग की आपको याद रखना है। वो 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली भारत मंडपम, इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ये थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया लेकिन फिर भी आप इसकी थीम याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नवंबर 2023 में जनमन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महा अभियान योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इसका जो आंसर है वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ये जो स्कीम चलाई गई थी PM जनमन योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कमजोर जाति वर्ग समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे प्रसिद्ध उपन्यास की बात करें तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन थे, जिन्हें इसके लिए बुकर पुरस्कार मिला था। बुक का नाम है तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक जो है वो है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय है, तो इन्होंने ये बुक लिखी थी। अरुंधति रॉय ने 1997 में लिखी थी। उनका पहला जो उपन्यास था, नोवेल था, पहला नोवेल, उसके लिए इसको क्या मिला था, बुकर अवार्ड मिला, बुकर अवार्ड दिया गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले तो निम्नलिखित में से किस त्योहार को मुख्य रूप से उत्तरायण उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण के नाम से किस त्योहार को जाना जाता है। ऑप्शन है दिवाली, मकर संक्रांति, होली और वैसाखी, जिसमें फर्स्ट इसका जो आंसर है वो है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति सामान्यतः 14 जनवरी को मनाई जाती है, और अलग अलग देश के अलग अलग भागों में इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो उत्तरायण के नाम से इसी को खासकर गुजरात एवं पश्चिमी भारत के मुख्य रूप से इसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, जिस दिन पतंगबाजी की जाती है। क्योंकि कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्रों में, जैसे हमारे यहाँ पे कंचे खेले जाते हैं, क्या आपके यहाँ पे भी कंचे खेले जाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपने खेले हो तो जरूर जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले तो सिखों के 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ने किस त्योहार के अवसर पर खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्योंकि सिख जो धर्म है उसमें 10 गुरु है, जो गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक थे। 10वें जो गुरु, अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो किस त्योहार पर की थी, तो इसका जो आंसर है वही 4 त्योहार, जैसे दिवाली, होली, मकर संक्रांति, वैसाखी। जो वैसाखी था, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो वैसाखी उत्तर भारत में बोला जाता है नव वर्ष को, वैसाखी त्योहार, तो उसी दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी।
गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले तो हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, हिमालय जो है भारत के उत्तर में फैला हुआ है। और इसमें जो पूछा गया है कि दक्षिण पर्वत श्रृंखला जो सबसे दक्षिणतम होती है शिवालिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऊपर तो होता है देखो लद्दाख से, इस साइड में ट्रांस हिमालय होता है जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी होंगी। उसके बाद हिमालय की 3 श्रेणियां जो भारत से पूर्णतः गुजरती है। तो पहली होती है वृहद हिमालय बोलते हैं जिसको, वृहद मतलब बड़ा हिमालय। दूसरा मध्य मध्य हिमालय। और तीसरी जो श्रेणी होती है जो सीधे मैदान से लगी होती है उसको शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक। और ये सबसे दक्षिण में पड़ते हैं क्योंकि इस साइड में उत्तर होगा, नीचे दक्षिण, तो दक्षिणतम नीचे की साइड जाएंगे तो सबसे लास्ट में शिवालिक होता है। उसके बाद में गंगा का मैदान स्टार्ट हो जाता है, गंगा का मैदान। तो सबसे दक्षिणतम जो हिमालय है उसको किसके नाम से? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से पंजाब राज्य से होकर बहती है और पंचनद का हिस्सा है? पंचनद का हिस्सा है। ऑप्शन है सतलज नदी, तुंगभद्रा नदी, नर्मदा और ताप्ती। क्योंकि ताप्ती नदी, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा तो दक्षिण भारत में बहती है, दक्षिण भारत में केरला और केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे क्षेत्र में। नर्मदा बहती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और जो ताप्ती नदी है ना, ताप्ती नदी इधर तिब्बत के पठार से बहती हुई आती है। उसके अलावा जो सतलज रिवर है ये एकमात्र ऐसा ऑप्शन था क्योंकि हमें सिंधु नदी के 5 जो सहायक नदियां मेजर, उनमें से एक जो सतलज नदी है सबसे नीचे जो सबसे लंबी है सिंधु नदी की सहायक नदी, तो ये पंजाब से होकर बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। सतलज नदी पंजाब से होकर गुजरती है। और पंचनद कौन से हैं? ये मैंने बताया कि जो सिंधु नदी की 5 थी जिसमें झेलम सबसे ऊपर, फिर चेनाब, रावी, व्यास और अंत में सतलज हो गए सबसे बड़ी। तो ये अलग अलग है, तो अलग अलग दोआब का भी निर्माण करती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत की जनगणना हुई है 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन इतना मतलब लगभग सबको आता होगा कि साक्षरता दर मतलब पढ़े हुई जनसंख्या कितनी है, पढ़ी लिखी जनसंख्या कितनी है किसी राज्य में। तो इसमें जो टॉप पर है वो केरला है, जिसकी जो साक्षरता दर कितनी है 94, मतलब 94% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो सबसे कम लिटरेसी है ना, साक्षरता दर है ना, वो सबसे कम किस राज्य की थी, किस राज्य की रही है 2011, क्योंकि 2021 की गणना तो 2027 में हो रही है, तो 2011 के बारे में ये आपको फैक्ट बताना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से है, सीधा हिस्ट्री से। जो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पराजित किया था? बक्सर की लड़ाई में किसको पराजित किया था? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर महबूब और अली वर्दी खां। तो इसका जो आंसर है वो है मीर कासिम को, 1764। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी अधिकार मिल गए थे, मतलब वो प्रत्यक्ष से बंगाल पर उन्होंने कब्जा कर लिया गया था। क्योंकि सिराजुद्दौला था ना, उनको बक्सर की नहीं 1757 में जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी उसमें हराया था अंग्रेजों ने। उसके बाद में 1764 में बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को हरा दिया था। और उसके बाद में ऐसे समझो जैसे राज स्थापित हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये एक युद्ध था बक्सर का, जो डायरेक्ट उसको उनको राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसकी समाप्ति निम्नलिखित में से किस संधि के तहत हुई थी? मराठों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में जो पहला जो युद्ध हुआ था, फर्स्ट वार हुआ था जो 1782 में, वो किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। और इसने जो लगभग अगले 20 वर्षों के लिए शांति स्थापित करने में सक्षम हो गया था। उसके अलावा आगे के जो युद्ध हुए उसमें पुरंदर की संधि, सूरत की संधि, वडगांव की संधि को भी आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा व्यपगत का सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हड़प सिद्धांत जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, भारत के किस गवर्नर जनरल के द्वारा पेश की गई थी? तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी और माउंटबेटन। तो इनमें से देखें तो व्यपगत का सिद्धांत जो है
वो डलहौजी के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के तहत सबसे पहले सतारा को, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले किस राज्य को हड़प के सिद्धांत या व्यवगत के सिद्धांत के तहत हड़पा गया था, तो वो था सतारा। फिर संबलपुर, इसके बाद झांसी, नागपुर हो गया। इसी प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे करके ब्रिटिश राज्य में इनको मिलाना स्टार्ट कर गया। तो डलहौजी हो गया। क्योंकि लॉर्ड कर्जन को आप इसलिए भी याद रख सकते हो कि इसी के टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था। कॉर्नवालिस जो था उसने जो न्याय संहिता वगैरह के लिए, और लॉर्ड माउंटबेटन, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो माउंटबेटन योजना इसने लाई थी बंटवारे के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 किस राजनीतिक दल ने सबसे अधिक सीटें जीतकर बनाई थी। क्योंकि ये क्वेश्चन बाई मिस्टेक डल गया होगा, क्योंकि 2023 के चुनाव की बात हो रही है, जो शायद अभी के लिए रिलेटिव नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नवंबर 2023 में किस संगठन ने मनोरंजन मिश्रा को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन भी 2023 से उठाया गया है, मतलब इस आज के परिप्रेक्ष्य में इतना रिलेटिव रह नहीं गया ये, तो इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, धोल मछली के बारे में पूछ रहा है। नवंबर 2023 में किस राज्य ने धोल मछली को अपनी राज्य मछली घोषित किया था। क्योंकि धोल मछली 2023 में बेशक किया हो, लेकिन राज्य मछली तो आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो गुजरात को हम याद रख सकते हैं। राज्य मछली, गुजरात सरकार ने वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन जब हुआ था उसमें धोल मछली को गोल्डन फिश का राजकीय मछली, मतलब राजकीय मछली के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है इसके लेखक थे महात्मा गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है ना, आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। क्योंकि इसको लिखा कब था, 1921, बचपन से लेकर 1921 तक के जीवनी महात्मा गांधी की आत्मकथा। मूलतः किस भाषा में, ये भी पूछ सकता है, एक बुक थी किस भाषा में, गुजराती भाषा में लिखी गई थी। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। ऑप्शन है पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल। क्योंकि आप इसको अगर आप जनरल थिंकिंग के बेस पर भी कर सकते हो, क्योंकि सिख धर्म की बात कर रहा है और ये कहाँ फेमस है, मेनली पंजाब में है, मेनली पंजाब में है। और तो ये गुरु भी पंजाब में ही हुए होंगे। अगर आप ये सोच के भी अगर आंसर लगाते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपका सही हो सकता है। तो 5वें जो गुरु थे वो तरन तारण जिले में स्वर्ण मंदिर की नींव इन्हीं गुरु ने रखी थी। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर है आज का अमृतसर में, उसकी नींव इन्हीं गुरु ने रखी थी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन कौन सी नदी यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी पूछ रखा है यमुना नदी की। यमुना नदी वही है, आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा एक जो शहर बसा हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। तो ये सहायक किसकी है, इसकी सहायक है यमुना नदी की। एक सहायक पूछ रहा है घाघरा, गंडक, रावी, चंबल। तो इसमें जो आंसर आएगा चंबल नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। घाघरा जो है वो गंगा की हो गई, गंडक भी गंगा की हो गई। रावी नदी अभी हमने पढ़ा था पंचनद में। सिंधु नदी की हो गई, सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नर्मदा नदी भारत के किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका जो आंसर है, उसका जो आंसर रहने वाला है नर्मदा नदी की पूछ रखा है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा और विंध्य जो श्रेणी है उनके बीच से होकर गुजरती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विंध्य सतपुड़ा श्रेणी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के बाद भारत का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड राज्य कौन सा है। पॉपुलेटेड राज्य कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब प्रति 1 किलोमीटर पर जितने लोग रहते हैं ना, तो उनकी जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो बिहार का सबसे ज्यादा है, जो कितने हैं 1106 है। उसके बाद आता है 1028 एक प्रति वर्ग किलोमीटर, वो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। मैंने अभी जो ऊपर किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, तो उनको वो अंतिम वायसराय और गवर्नर जनरल थे जब देश आजाद हो गया था। इसके बाद में भी
कांग्रेस ने इन्हीं को वायसराय बना के रखा था कुछ समय के लिए, तो ये ही पहले बने थे आज़ादी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस्लामी कैलेंडर के अनुसार कौन सा त्योहार रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है? ये एक त्योहार होता है जो इस्लाम धर्म में रमजान के पवित्र महीने के की समाप्ति का प्रतीक हो गया। तो इसका जो आंसर है वो है ईद उल फितर। ईद उल फितर जो है वो इसका आंसर है, इस त्योहार को समापन के रूप में मानते हैं रमजान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी परिपथ सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित हो, साइंस में हम एंटर कर गए, जब एक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा मुख्य रूप से किस रूप में नष्ट होती है? ऑप्शन एक है चुंबकीय ऊर्जा, दो है उसमें ऊर्जा, तीसरा प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। इसका जो आंसर है उसमें ऊर्जा इसका आंसर है। जूल का तापन नियम के अनुसार किसी चालक में प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाएगी। ये किसका नियम है? जूल के तापन के नियम के अनुसार। जैसे जैसे उसमें विद्युत प्रभावित होगी किसी भी चालक तार में, तो उसमें प्रतिरोध जो है इसी के चलते क्या होगा, विद्युत ऊर्जा हीट में परिवर्तित हो, मतलब तार गर्म जैसे हो जाते हैं, आपने चेक किया होगा, वो विद्युत ऊर्जा को गर्म कर देते हैं तार को। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। आंसर इसका फॉर्मिक अम्ल। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि जो तीनों एसिड हैं, एसिटिक, साइट्रिक और लैक्टिक अम्ल, वो किन किन से प्राप्त होते हैं। मतलब जैसे जैसे चींटी के डंक में हमें फॉर्मिल अम्ल मिलता है, फॉर्मिक अम्ल मिलता है, तो इस प्रकार ये तीनों किस किस में मिलते हैं आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना मस्ट है, क्योंकि ये आपको याद भी हो जाएंगे। वो याद नहीं भी है तो आप गूगल से देख के, कहीं से भी सर्च करके, आपकी बुक से पढ़ के आप इसके आंसर लिखेंगे तो आपकी जो मेमोरी में है ना, अच्छे से इनका फॉर्मेशन हो जाएगा, आप तभी इसको भूलेंगे नहीं। तो आपको आंसर जरूर देना है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा मुख्य भूमिका निभाता है? विटामिन हो सकता है, तो विटामिन जो के है, विटामिन जो के है, विटामिन के उसी की भूमिका होती है रक्त का थक्का बना। जैसे अब चोट लग जाती है, जो रक्त निकलने लगता है, उसमें प्रोथोनबिन नामक प्रोटीन के निर्माण के लिए यह आवश्यक है, जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मापक इकाई है? किस प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक है, ये याद रखना। ऐसा लगेगा प्रकाश वर्ष, और ये क्या होता है? प्रकाश के द्वारा जो सूर्य का प्रकाश है ना, उसका एक वर्ष में जितनी दूरी, वो डिस्टेंस जितनी वो तय कर लेता है ना, उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? सबसे ज्यादा घनत्व, पानी का सबसे ज्यादा घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका आयतन न्यूनतम और घनत्व सबसे ज्यादा होता है, याद रखने के, तो पहले भी पढ़ा चुके हैं हमने। ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ये हमने पढ़ा था। ध्वनि की चाल से याद रखो, अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। इसी के अलावा जो पी तरंगे होते हैं, भूकंप तरंगों के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें जो पी तरंगे होते हैं, प्राइमरी तरंग, प्राथमिक तरंग, वो भी ध्वनि की तरंगों की तरह ही होते हैं, और जो ठोस में सबसे अत्यधिक गति पर, सबसे अधिक माध्यम से गति करते हैं। इसके अलावा अगर अनुप्रस्थ तरंगे भी होती ना, तो वो भी ठोस में ही गति कर रही। ध्वनि की चाल जो है, जो अनुदैर्घ्य जो तरंग है, तीनों माध्यमों में गति करती है, लेकिन सबसे तीव्र गति होती है जो उसी में होती है, किसमें? ठोस माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ध्वनि की चाल, ये हमने हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस बार मैं आपको क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं दिखाऊंगा, आपको बताओ, आप बताओ कि जल्दी से कमेंट करो। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण, सामान्य उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन, उदासीनीकरण, नाभिकीय परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। रसायनों के चलते ऑक्सीकरण में अपचयन होता है ना, उसके कारण होता है जो ऑक्सीजन। लोहे पर जंग लगने एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, इसमें आयरन, लोहा जो होता है, इसका सूत्र Fe होता है। ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में फेरिक ऑक्साइड बनाता है, इसका रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि यकृत सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? सूर्य की ऊर्जा के मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो वो है नाभिकीय जो संलयन होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसी से प्राप्त होती है ना, वो होते हैं नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन की जो 1H1 और 1H1 मिलकर बहुत ही अत्यधिक तापमान पर, बहुत ही जैसे कई मिलियंस केल्विन तापमान पर ये मिलेंगे
और ये हीलियम बनाएंगे, इससे एनर्जी उत्पन्न होगी बहुत एक्सट्रीम लेवल की, तो उसको नाभिक संलयन बोलते हैं। नाभिक विखंडन में टूट जाता है एक परमाणु, दो परमाणुओं में, दो या अधिक परमाणुओं में। एक स्वस्थ मानव का सामान्य रक्तचाप बीपी कितना होता है? सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए किसी भी मनुष्य का? हाई बीपी होनी, हाई होनी चाहिए 120, और लो 80 mmHg। ये जो बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको ऐसे भी आना चाहिए। सामान्यतः क्या होना चाहिए? सिस्टोलिक रक्तचाप, उसको हाई बीपी बोलते हैं, वो 120 mm, और डायस्टोलिक रक्तचाप जो होता है 80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है भूकंपीय तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भूकंपीय तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण के उपयोग किया जाता है? क्योंकि बैरोमीटर को दाब दाब नापने के लिए यूज करते हैं। सिस्मोग्राफ, ये आंसर आ जाएगा इसका। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप नापते हैं। हाइग्रो से आर्द्रता नापते हैं, और इलेक्ट्रोमीटर से, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इलेक्ट्रोमीटर से क्या बनाया जाता है, क्या नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत धारा को मापने की एसआई मात्रा क्या है? ये हमारे पिछली कक्षा में हो चुका था, एसआई मात्रक वाला टॉपिक। तो उसमें एम्पियर की बात होती थी कि एम्पियर विद्युत का एसआई मात्रक होता है, और किलो वाट प्रति घंटा ये उसका व्यवहारिक मात्रक होता है, इसका विद्युत धारा का एसआई मात्रक एमीटर। इसे मापने के लिए एमीटर का भी यूज किया जाता है, एमीटर। की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है? रेयन को। रेयन जो रेशा होता है ना, उसको आर्टिफिशियल रेशा बोलते हैं। पुनर्जीवित सेल्यूलोज से बनाया जाता है रेयन। चमक और बनावट के अच्छे होने के कारण से कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, याद रखना। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन होता है, और ऊर्जा एटीपी के रूप में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ओजोन परत जो है वायुमंडल किस परत में मुख्य रूप से पाई जाती है? इस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो अपने कंफ्यूजन को दूर करते हुए हमें याद रखना है कि जो तीसरे नंबर की जो परत होगी ना, और पहले नंबर की जो परत होगी, उनके बीच में पाई जाएगी। तीसरे से याद करना, मध्य 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 को बीच में मत समझ लेना, और क्षोभ के बीच में पाई जाती है समताप। थर्ड और फर्स्ट, पहले नंबर पे क्षोभ, समताप और मध्य। तो समताप मंडल में पाई जाती है कौन से? ओजोन परत। क्योंकि हमने ये तो पढ़ा ही है कि ओजोन दो प्रकार के होते हैं, गुड ओजोन, बैड ओजोन। इसके बारे में कभी हम किसी एक्स्ट्रा क्लास में, किसी विशेष क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्योंकि 6 गैसेज हैं, अब तो 7 एक और बढ़ा दी गई है नाइट्रोजन ऑक्साइड को। तो 7 गैसें ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखी गई है। तो इनमें 3 है, एक नहीं है, वो छांटना है हमें। कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ है। मीथेन है। जलवाष्प सीमेंट जिसमें के अंतर्गत आता है ग्रीन हाउस गैस का। जो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करेगी? सूर्य से जो किरणें आ रही होंगी ना, उनको तो जाने देंगे, आर पार जाने देंगे, अंदर की साइड आने देंगे। लेकिन जैसे ही पृथ्वी से वापसी लौट रही होंगी, परावर्तित होकर, अपवर्तित होकर, तो इसको रोक लेंगे। तो इसलिए ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि पौधों की जड़ों में और यहाँ तक कि वायुमंडल में 78% तक पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हंसाने वाली गैस, ये तो आपने पहले कहीं ना कहीं शॉर्ट्स वगैरह में, रील्स में भी देखा होगा कि जो कभी हड़ताल वगैरह, दंगे वगैरह हो जाते हैं तो पुलिस इसका यूज करती है। गैस कौन सी होती है? इसमें हंसी आती है बहुत तेज तेज। तो ये गैस जो है वो ही नाइट्रोजन से बनने वाली नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। सूंघने पर हल्की बेहोशी से हंसी आती है। पित्तल की बात, निम्नलिखित में से किन दो धातुओं को एक मिश्र धातु एलोय है? मतलब दो एलोह धातु है, लेकिन दो से मिलकर बनी होती है। किन दो धातुओं के निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का एक मिश्र धातु? तो इसका जो आंसर है वो तांबा एवं जस्ता, दोनों के दोनों ऐसी हैं जो इन्हीं दो धातुओं से मिलकर बने होते हैं। तांबा और जस्ता, आंसर 2 इसका राइट आंसर। ये भी बताया गया है कि पीतल बनता है तांबा जस्ता का मिश्रण से, और जो है कांस्य जो होता है तांबा और टिन के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम,
सार्वत्रिक नियम क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसको हमें याद रखना है कि सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन नहीं आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सर्वत्र नियम। तो हमें न्यूटन याद होता है, लेकिन अगर ऐसे देख सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन प्रायोरिटी मतलब इसका जो मेन नाम है सर आइजैक न्यूटन होता है। द्रव्यमान के एक गुणनफल के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल है बिल्कुल पीने योग्य, बिल्कुल स्वच्छ पानी, उसका पीएच कितना होता है? तो इसका आंसर है 7। इसको दार्शनिक बोलेंगे, 7 होता है इसका पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? तो आंसर आएगा अग्नाशय से, इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं को बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है जो रक्त में शर्करा और मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? हम ऊपर पढ़ चुके हैं, किसी एक ऑप्शन में मैंने बैरोमीटर के बारे में बताया था कि वो दाब मापी के रूप में काम करता है। थर्मामीटर टेम्परेचर माप देगा, एमीटर विद्युत, और हाइग्रो जल वाष्प के बारे में कि आर्द्रता कितनी है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन है लेकिन जल में घुल जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन जो सी है वो बी और सी जो है वो घुलनशील होते हैं। इसमें केवल सी दिया हुआ है, बी देता तो बी भी सही आंसर होता है। तो जो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। ई के जो है वो घुलनशील, जबकि विटामिन ए डी के ई वसा में, ना कि जल में, जल में नहीं होती। ए डी ई की जगह वसा में जाके ये क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। बी और सी याद रखना, जल में घुलनशील है, बस जल में, बी सी से याद रखना, बस जल चाहिए, बस जल में घुलना है। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में क्वेश्चन, मिसाइल आइसोसाइनाइड है या 1984 में हुई थी। इस गैस के चलते कई लोगों की जान चली गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारी जल का सूत्र तो सिंपल आपको याद होगा, जैसे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ये भारी जल का नहीं है, भारी जल का हो जाएगा D2O। ये आंसर सी आंसर राइट आंसर। CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O जल हो गया, ये सिंपल जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? सिंपल सा क्वेश्चन आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा कि जो हीमोग्लोबिन है ना, उसी के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है होने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जो वॉशिंग सोडा होता है ना, वो उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, जबकि खाने के सोने का, गर्म खाने के सोडे की सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की पसलियों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में कुछ हड्डियां कितनी है वो पूछ रखा है इसमें, तो बताना है आपको मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है। पसलियां पूछ रखा, हड्डियां नहीं पूछ रखा। आपको हड्डियां कितनी होती हैं टोटल मनुष्य के शरीर में, व्यस्त मनुष्य के शरीर में, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपका ये परीक्षा होगी, आप ये पेन आपको ये लिखना ही पड़ेगा। 12 जोड़ी जो है मानव शरीर के वक्ष क्षेत्र में कुल 24 पसलियां होती है। 12 जोड़ों की व्यवस्थित होकर हृदय एवं फेफड़ों की रक्षा करती है। तो वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए आज हम इसको पार्ट फर्स्ट नाम देते हैं, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में रिव्यू देना है कि पार्ट फर्स्ट कैसा लगा, और पार्ट सेकंड कितने जल्दी से जल्दी डालना है, ये आप पर डिपेंड करेगा। आपके जब कमेंट आएंगे कि आपको पार्ट पसंद आया, अब तो पार्ट सेकंड में इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि वो तैयार है लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसके चलते मैंने उसको पार्ट सेकंड के लिए रखा है। और क्वेश्चन अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करो, कि सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।